वेलकम टू जस्ट पढ़े। और आज हम चैप्टर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाले, जो कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाना खजाने के बारे में। मतलब पूरी जो चर्चा है वो सिर्फ हम खाने के ऊपर करेंगे। जो खा खा के हम इतना ज्यादा वेट गेन कर रहे हैं बस जिंदगी के अंदर, वही बच गया। अब मेरी जिंदगी के अंदर भी वही बचा हुआ है। तो खैर, इस वीडियो के अंदर हम पूरा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ने वाले और बहुत सिंपल तरीके से। तुम अगर इस चैनल पर नए हो तो तुमको पता नहीं है कि इस चैनल के ऊपर जो लेक्चर्स आते हैं वो लेक्चर मतलब पढ़ने वाले नहीं होते, बिल्कुल मस्ती मजाक होती है, बातचीत होती है, और उसका बाय प्रोडक्ट है कि तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाती है। और ये होने वाला है यूट्यूब पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा क्रिस्प लेक्चर। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बट मेक श्योर अगर तुम लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया मुझे तो @confidence जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो लेट्स बिगिन इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। देखो भाई, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लॉजिक समझते चलते हैं, वरना कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर। फूड 200 चैप्टर है, ठीक है, जल्दी खत्म कर लेंगे। इंप्रूवमेंट इन फूड, नाम से समझ में यार, फूड है ना। अब देखो, यहां पर क्या हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या हम स्वाद की बात करेंगे, भाई नमक बढ़ा दो या इंप्रूव, मतलब टेस्ट इंप्रूव कर दो, नहीं। हम फूड रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, अरे याद करो, रिसोर्सेज मतलब हर वो चीज जो कि मेरे काम आए। तो मैं बस ये देखने वाला हूं कि पिछले 50-100 सालों में ये जो फूड रिसोर्सेज है कैसे इंप्रूव हुए, है ना। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है, जो तुमको बुक में घुमा घुमा के दे रखे ना फालतू में, वो क्लीशे लाइन बता के व्हाट इज द बेस्ट, ये वो, उसको मैं सिंपल तरीके से बताता हूं। छोटा सा लॉजिक है, तुम खुद सोचो कि भाई इंडिया का जो लैंड है, जो एरिया है, वो तो उतना ही है ना। अरे भाई देखो, सिंपल एक चर्चा कर लेते हैं। मैं तुम्हें अभी आधा चैप्टर तो अभी समझा देता हूं इसी के साथ साथ। ये है तुम्हारा इंडिया का लैंड। अब इंडिया का लैंड इतना ही है। ये जब ब्रिटिशर्स आते तब भी इतने थे, आज भी इतने हैं। क्या लैंड कम ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। पर पॉपुलेशन तो हमने बहुत ही धड़ल्ले से बढ़ाई है, ठीक है। बच्चे तो हमारे खूब पैदा हो रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन अब बिल्कुल आसमान छू रही है। चाइना को भी हमने क्रॉस कर दिया है। तो 140 करोड़, देखो आज से 50-100 साल पहले इंडिया के अंदर मान लो 50 करोड़ लोग रहते थे, आज 140 करोड़, तो 100 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ गई। अब ये जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है, लैंड तो उतना ही है, तो हम इतने से लैंड में खाना कैसे इंप्रूव करेंगे? मतलब हम खाने को ज्यादा ग्रो कैसे करेंगे? क्योंकि भाई अब हमको 100 करोड़ लोगों को ज्यादा पेट भरना है, तो लैंड उतना ही है। पहले इतने पूरे लैंड में हम 50 करोड़ का खाना उगा रहे थे। अब हम ऐसा क्या करें कि इतने से लैंड में हम 50 करोड़ की बजाय 150 करोड़ लोगों का खाना बना पाए? ऐसा हम क्या कर सकते हैं? वही होता है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। चैप्टर का पूरा जिस्ट बता देता हूं। हमको पहले तो ये चीज देखनी कि हम ऐसा कैसे करेंगे। हमको दो हिस्सों में देखेंगे ये सारी चीजें। कौन कौन से दो हिस्से? एक तो प्लांट्स के लिए और एक एनिमल्स के लिए। देखो, प्लांट्स मतलब क्या हो गया, तुम्हारा जो भी फल फ्रूट सब्जी भाजी वाला खाना हो गया, वो जो तुम फ्रूट मार्केट से सब्जी मार्केट से लेके आते हो। और दूसरा हो गया एनिमल्स खाना। एनिमल्स वाला क्या हो गया, भाई चिकन बिरयानी खाते हो, जो भी तुम लोग नॉन वेजिटेरियन हो, मटन बिरयानी खाते हो, है ना। कुछ लोग जो है वो पनीर पसंद करते हैं, तो पनीर, दूध, दही, छाछ, मक्खन, ये सब कहां से है? सब एनिमल्स वाला है। तो एक पार्ट हो गया। अब तुम इसमें ना अपना रोना गाना मत चालू करना, भैया वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। तू कुछ बोलोगे भैया ये तो वीगन होता है, भैया हम तो एगिटेरियन है। मेरे को वो डिबेट में पढ़ना ही नहीं है तुम्हारी। तुम रोज कुछ नया लेके आता हो, कभी एगिटेरियन आ गया, कभी पनीरिटेरियन आ गया, कभी वीगन आ गया, कभी दूधिटेरियन, कुछ भी लेके आ रहा है, सारा टेरियन चलता है। तो मैं बस इसको जो चैप्टर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक जो चीजें प्लांट से मिल रही है, अब तुमको वेजिटेरियन बोलना है, प्लांटिटेरियन बोलना है, नॉन वेजिटेरियन, जो बोलना हो बोलो। और एक जो चीज हमको एनिमल से मिल रही है। आगे बात समझ में? चलो, तो दोनों में हम देखेंगे इंप्रूवमेंट कैसे किया। भाई जो प्लांट वाला सेगमेंट है उसमें हमने आज तक क्या इंप्रूवमेंट किया, और जो एनिमल वाला सेगमेंट है उसमें हमने आज तक क्या इंप्रूव किया। तो लेट्स बिगिन इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। काफी बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है। चलो, एक बेसिक चीज है, मैं हमेशा पूछता हूं कि एनर्जी कैसे सबके। देखो, अगर तुम लोगों की एनर्जी लो तो सबसे पहले तो अपनी एनर्जी थोड़ी बूस्ट करता हूं, ठीक है। ऐसा खुद को ऐसा फेक प्रूव करो कि भैया मेरी एनर्जी बहुत हाई है, तो बहुत हाई एनर्जी के साथ में हम चलते। तो पहली बात तो एनर्जी आ कहां से रही है? खाने से। और ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना जीना नामुमकिन है ना। मतलब जीना मुमकिन ही नहीं है। तो तुम ये मत बोलना भैया उसके बिना मैं जी नहीं सकता। उसके बिना तुम फिर भी जी लोगे, खाने के बिना नहीं जी पाओगे, ठीक है। तो ज्यादा लाड़ मत आओ कि मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। सब जी लोगे, ठीक है, सब जीते रहेंगे, है ना। हंसोगे खुद के ऊपर आगे चल के, पर खाने के बिना हम नहीं जी सकते, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया। अब खाना दो तरीके का हो गया, एक प्लांट से आने वाला, मतलब वही सब्जी भाजी, एक एनिमल से आने वाला। अब जो प्लांट से आने वाला फूड है उसकी जो हम पूरी स्टडी करते हैं, है ना भाई, हम यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब तुम्हारा पूरा आ गया, सब कुछ एग्रीकल्चर है। मतलब कि बीज बोना, बीज काटना, मतलब बीज क्या क्रॉप काटना, ठीक है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको पटक के रखना, उसको स्टोर करना, जितनी भी चीजें प्लांट वाले से रिलेटेड है वो एग्रीकल्चर कहलाएंगी। और जो एनिमल से रिलेटेड उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। हस्बैंड मतलब पता नहीं इसका हस्बेंड्री क्यों रखा। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया एनिमल वाइफ ही क्यों नहीं रखा। अब मैंने नहीं रखा नाम, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री नाम है, अब उसका पता नहीं मतलब क्या है, जो भी है, बट एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल से जो भी पूरी स्टडी हम देखेंगे, जैसे कि दूध कैसे निकलता है गाय का, हम उससे पनीर कैसे बना रहे हैं, हम मीट कैसे बना रहे हैं, हम अंडे, मतलब अंडे हम बना तो नहीं रहे हैं, पर हम अंडे को कैसे वो कर रहे हैं, पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो वो सब एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है, ठीक है। चलो,
अब क्यों करना है तो मैंने तुमको बता दिया है ना। अभी ही जो प्रोडक्शन है, मान लो कि अभी मान लो 100 लोगों का खाना बन रहा है ना, तो 100 लोगों के खाने में हम क्यों अपना खुश नहीं रह पाएंगे? तो भाई उसका सिंपल लॉजिक यही है कि 100 लोगों का खाना तो है तुम्हारे पास, पर क्या पॉपुलेशन 100 है? नहीं, पॉपुलेशन तो 1000 हो गई ना, तो तुमको खाना भी 1000 के हिसाब से करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास में जगह उतनी है तो तुमको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी निकालनी पड़ेगी कि हम उतनी ही जगह में ज्यादा चीजें कर पाए। भाई पहले तुमको एक छोटे से एमबी के लिए, एक एमबी स्टोर करने के लिए इतनी बड़ी मशीन लगती थी। आजकल हमारा 128, 256, एक टेराबाइट तक एक छोटे से मेमोरी कार्ड में आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया कि बस कम जगह पे ज्यादा आउटपुट निकालना चालू कर दो। तो हमको यहां पर भी वही चीज करना है कि जगह हमारे पास उतनी, उसमें आउटपुट कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। अब तुम बोलोगे भैया अगर ज्यादा लोगों को खाना है तो एक काम करो, ज्यादा प्लांटेशन कर दो। अरे मेरी जान, ज्यादा प्लांटेशन के लिए ज्यादा लैंड एरिया चाहिए ना। अभी लैंड एरिया तो उतना ही है, जहां पर हम पहले 50 करोड़ का बनाना था, अब हमको उतने ही लैंड एरिया में 150 करोड़ का बनाना है। तो उस लैंड के अंदर हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो प्रोडक्शन हो ज्यादा के लिए बन पाए, ठीक है। चलो, तो अभी क्या क्या एफर्ट्स हुए? 2 रेवोल्यूशन होते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। याद रखो, ग्रीन जो था वो प्लांट से रिलेटेड था, मतलब ग्रेन प्रोडक्शन, ग्रीन नाम समझ में आ रहा है, ग्रीन मतलब ग्रीनरी, है ना, तो ग्रीन उससे रिलेटेड था। और दूसरा जो है वो है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट कलर का क्या होता है? दूध। तो ये मिल्क के प्रोडक्शन से था। यहां पर तुम्हारी अमूल, मदर डेयरी, इन सब कंपनीज ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये 2 याद रखना, ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है नहीं। तो अब हमको पहले एक चीज करनी कि हमको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस निकालने। सस्टेनेबल प्रैक्टिस मतलब समझते हो कि भाई सस्टेनेबल का मतलब पता है ना कि आज की भी नीड सेटिस्फाई हो गई, और भैया फ्यूचर जनरेशन, मतलब ऐसा ना हो कि मैं आज इतना दूध बना लूं या इतना दूध पी लूं या सारा दूध निकालूं सारी गायों का, या फिर सारे प्लांट्स को इतना एक्सप्लोइट कर दूं कि मेरे बच्चों को कभी दूध, या मेरे बच्चे पोते परपोते उन लोगों को कभी ऐसी पनीर जैसी चीज मिले ही ना। तो वो चीज हमको नहीं करनी, हमको सस्टेनेबल तरीके से करना है, ठीक है। तो सस्टेनेबल तरीके से कैसे करेंगे वो हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? देखो, अगर हमको बेसिक खाने की चर्चा करें तो सबसे पहले ये 4-5 पॉइंट से फुद्दू फुद्दू है, कुछ नहीं है। देखो, पहली बात तो लोगों के पास पैसा होना चाहिए खाना खरीदने के लिए। अब तुमने सोचा कि भैया खाना तो हमने बना दिया 150 करोड़ का, है ना, मतलब 150 करोड़ लोगों के लिए खाना है हमारे पास में, पर पैसा सिर्फ 10 करोड़ लोगों के पास में, तो बाकी 140 करोड़ के पास में सामने खाना है, पर वो पैसा नहीं है, तो उसके कारण उसको खरीद ही नहीं पाएंगे, तो किसी काम का नहीं है। तो पहली बात तो लोगों के पास पैसा होना चाहिए। पैसा कहां से आएगा? लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए, है ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, जो भूखमरी के कारण जो लोगों को समस्या आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। साइंटिफिक प्रैक्टिसेस होनी चाहिए ताकि हम उतने ही, मतलब देखो हमको ना, अब यहां पर हमको वो बाबा वाली हरकतें नहीं करनी है कि भाई कुछ टोटका कर दिया और वो ग्रो हो गया। हमको साइंटिफिक तरीके से चलना है कि भाई इतने लैंड एरिया में हम कैसे इंप्रूव कर पाएंगे। तो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए, ठीक है। हाई यील्ड, अब यील्ड तुमको बहुत बार मिलेगा। यील्ड का सिंपल मतलब होता है आउटपुट। क्या होता है भैया? ये ओपी मतलब होता है आउटपुट। ओपी मतलब ये ओवर पावर्ड मत समझ लेना, ठीक है। अब सस्टेन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो कुछ कुछ प्रैक्टिस यहां पर दे रखी है कि मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस, ये सब क्या तुमको बताऊंगा आराम से आगे चल के, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया। तो इसलिए हम कैसे इनकी यील्ड को इंप्रूव करें, मतलब आउटपुट कैसे इंप्रूव करें? तो सबसे पहले तो ये देख लेते भैया कि जितने भी क्रॉप्स हैं, एक बात समझ लो कि हम जो खाना खाते हैं ना, हम सिर्फ एक, अब तुम बोलोगे हम सिर्फ एक टाइम का खाना क्यों नहीं खाते हैं कि भाई सिर्फ दाल 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 खा रहे हैं, या फिर सिर्फ हम लोग रोटी 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 खा रहे हैं, हम इतनी वैरायटी का खाना क्यों खाते हैं, है ना। तो हमको बोलते हैं ना डॉक्टर कि अरे हरी सब्जियां खाओ, तो हरी सब्जियों से ये मिल जाएगा, उससे वो मिल जाएगा, इससे वो मिल जाएगा। हमको पसंद कुछ नहीं आता है, हमको अल्टीमेटली खाना पास्ता ही है, हमको अल्टीमेटली व्हाइट सॉस पास्ता पसंद है, हमको लजानिया पसंद है, पर हमारी मम्मी हमको क्या लजानिया बना के देती रोज? हमको मिल जाती मेथी मिल जाती है खाने में, हमको पालक मिल जाता है खाने में, जो हमको नहीं पसंद है, हमको करेला मिल जाता है, ठीक है। तो सपने तो हम लजानिया का सजा रहे और हमको खाने में पालक मिल गया। पर क्यों मिलता है पालक? उसका रीजन क्या है? तो बेसिकली हर फूड आइटम अपने अपने साथ में अपने अपनी क्वालिटीज लेके आता है। भाई कोई भी टीम होती है क्रिकेट की, तो उसमें कुछ बैट्समैन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बॉलर बढ़िया होते हैं, कुछ विकेट कीपर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कैच ही छोड़ देते हैं हमेशा, तो कुछ कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जिनको ज्यादा अच्छे से कैच पकड़ना नहीं आता। पर इन सबके साथ में चलते हुए अगर तुम देखा जाए तो ये समझ में आ रहा है कि भैया हमको अपनी बॉडी को भी मेंटेन करने के लिए अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स चाहिए, अलग अलग टाइप का माल मसाला चाहिए। अब वो माल मसाला आएगा कहां से? क्या मैं तुम्हारी थाली में रख के जाऊंगा? नहीं, वो कहां से आ रहा है? जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसी से आ रहा है। भाई तुमने मेथी खाई तो मेथी से कुछ 4-5 चीजें मिल गई, तुमने रोटी खाई तो उससे कुछ 2-3 चीजें मिल गई, तो ऐसे करके जो हमारे शरीर को जरूरत है वो पूरी सेटिस्फाई होती है ना। तो वही चीज हम यहां पर देखने वाले कि हमारी बॉडी को किन किन चीजों की जरूरत है, और प्लांट से अब अल्टीमेटली मिलेगी कहां से? हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कहां से मिलेगी? प्लांट से या एनिमल से, कहीं से मिल सकती है। तो अगर मैं मेनली प्लांट्स वाले सेक्शन की बात करूं तो ये चीजें होती है प्लांट्स के अंदर कंपोनेंट जो हमको भी मिलते हैं बॉडी में, ठीक है। कार्ब्स, प्रोटीन्स, विटामिन, विटामिन बोल सकते हो, मिनरल्स बोल सकते हो, फैट्स, पाउडर, ठीक है। तो ये हमको मेनली ये डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, मतलब अलग अलग क्रॉप्स। अभी मैं सिर्फ प्लांट की बात कर रहा हूं, है ना। एनिमल से भी हमको मिलता है, एनिमल से भी फैट मिलता है, कार्ब्स मिलते हैं, पर अभी मैं सिर्फ प्लांट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले तो तुमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इसके बारे में। अगर तुम लोगों में से कभी ने किसी ने भी जिम ज्वाइन किया होगा, जैसे मैंने किया था, हर कोई जिम ज्वाइन करता है, थोड़ा टाइम में निकल जाता है, तुमने ये चीजें बड़ी जोर शोर से सुनी होगी कि कार्ब डाइट, कीटो डाइट, कार्ब्स अवॉइड कर दिए, ये अवॉइड कर दिया, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूं पहले कि हमें अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर भाई एनर्जी कहां से आ रही है। क्या एनर्जी इन सबसे आ रही है? नहीं, एनर्जी देने वाले जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स,
है ना, और थोड़ा बहुत प्रोटीन। तो बेसिकली हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी की, अब देखो ये जो मैं नाच गाना कर रहा हूं, देखो तुम देखोगे कि बहुत सारी सबकी बॉडीज अलग अलग होती है। अब बॉडी अलग अलग होती है मतलब मैं वो डोले शोले की बात नहीं कर रहा हूं, बॉडी अलग अलग होती है मतलब कि सबकी बॉडी के अंदर अलग अलग, तुम देखोगे कि भाई कोई जो है वो जिम विम बिल्कुल नहीं जाता है पर फिर भी वो हेल्दी है, इम्यून है, उसको कोई डिसीज इजीली नहीं होती है। पर तुम देखोगे कि कोई व्यक्ति जो हमेशा जिम जाता है उसकी बॉडी बढ़िया है पर उसको थोड़ा सा बुखार ऐसे आ जाता है, उसको थोड़ी सी सर्दी ऐसे हो जाती है। तो उसका रीजन है क्योंकि भाई उसने उस टाइप का खाना कंज्यूम किया है जो कि उसकी बॉडी बिल्ड कर रहा होगा, और इसने इस टाइप का खाना कंज्यूम किया जो कि इसकी इम्यूनिटी बिल्ड कर रहा होगा। तो हमको अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो हमको बिल्कुल ऐसा नहीं कि जिम जाके बिल्कुल बड़े बड़े डोले बना लिए और दिमाग चल नहीं रहा है, बिल्कुल भी वो नहीं करना। और ऐसा भी नहीं करना कि दिमाग बहुत चलता है और हमारा शरीर जो है पूरा फैला जा रहा है, या हम बिल्कुल, अब जैसे मैं अपने आप की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मतलब बाय द वे आई मीन कि मेरा दिमाग चलता है, ठीक है, और तुम लोग नहीं मानते तो भी चलता है, दिमाग तो मेरा चलता है, कुछ मामलों में मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं, और हूं तो हूं, ठीक है। खैर एनीवेज, तो हमको जो एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को वो कहां से मिलती है? ये जो मैं चिल्ला पा रहा हूं, क्यों चिल्ला पा रहा हूं? क्योंकि मैंने जो खाना खाया होगा उसके अंदर कार्ब्स होगा, फैट्स होगा और प्रोटीन्स होगा, ठीक है। अब मेनली कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी मिलती है। प्रोटीन जो है तुम्हारा मसल बिल्डिंग में काम आता है, इसलिए प्रोटीन पाउडर मिल जाता है, सब लोग प्रोटीन पाउडर लिए जा रहे हैं। तो प्रोटीन या ये सारी चीजें, ये प्रोटीन जो है हमारा मसल बिल्डिंग में काम आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसलिए जिम वाले लोग जनरली प्रोटीन प्रोटीन करते रहते हैं, जैसे अंडे से मिलता है, दालों से मिलता है, ठीक है। फिर विटामिन और मिनरल्स। अब देखो ये हमारी बॉडी को बहुत कम चाहिए, है ना, हमारी बॉडी ये नहीं बोलते कि तुम, हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, इनकी जरूरत कम पड़ती है। पर ये पता है क्या है? ये वो मसाला है जो खाने में अगर ना हो तो स्वाद नहीं आता। मतलब तुम समझो कि तुमको बिरयानी दे दी जाए और उसमें बस थोड़ा सा नमक डालना भूल गए। अब नमक तो बहुत छोटा पार्ट है, बिरयानी का सबसे ज्यादा पार्ट क्या है भैया? चिकन खा रहे तो चिकन हो गया, पनीर खा रहे तो पनीर, चावल, ये सब। पर नमक डालना भूल गए तो क्या पूरा स्वाद आएगा उसका? नहीं, वो किसी काम की बिरयानी नहीं है। तो इसीलिए विटामिन और मिनरल्स भले ही कम चाहिए हमको, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स हमको जैसे अलग अलग डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, विटामिन अलग अलग, जैसे तुम सोचते हो ना कि विटामिन ए की कमी से भैया कुछ डिसीज हो गई, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, गोइटर हो जाता है, तो गोइटर होता है हमारा, एक वाला गोइटर होता है, स्कर्वी हो जाता है, तो ये सब अलग अलग टाइप के विटामिन की कमी से होता है। तो हमको विटामिन कंज्यूम करना भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। फॉडर क्या है? फॉडर मतलब जो हम गाय भैंस को खाना चराते हैं वो। तो ये सारा क्रॉप यील्ड हमको मिलता है, ठीक है। तो मैंने आराम से तुमको इंट्रोडक्शन देके बता दिया। अब देखो, तो अलग अलग क्रॉप को अब इंप्रूव कैसे करें? अब देखो हमको ना क्रॉप की यील्ड को इंप्रूव करना, आप समझ जाओ हम क्या करने जा रहे हैं। हम जो अब समझना है वो ये है कि हमको उतने ही क्रॉप की यील्ड को कैसे बढ़ाना है, कैसे ज्यादा क्रॉप निकले, कैसे ज्यादा खाना निकले। तो उसका सिंपल लॉजिक क्या है कि हर क्रॉप को भाई सबसे पहले हमको ये स्टडी करना पड़ेगा कि क्रॉप को जरूरत किस चीज की है ना, कि भाई उस क्रॉप को चाहिए क्या, उस हिसाब से तुम उससे ज्यादा मांग कर पाओगे। तुम जाओगे क्रॉप के पास कि क्रॉप अंकल थोड़ा सा ज्यादा हमको खाना दे दो, एक काम करो आप पहले एक टहनी में से आधा किलो चावल निकाले तब 1 किलो चावल निकालो। तो क्रॉप अंकल तो पूछना तो पड़ेगा ना कि क्रॉप अंकल आपको चाहिए क्या क्या। तो क्रॉप अंकल को चाहिए भाई अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, कुछ क्रॉप को ठंड पसंद है, कुछ को गर्मी पसंद है, कुछ को अलग अलग टेंपरेचर पसंद है, कुछ को अलग अलग फोटो पीरियड, मतलब कि भाई कितने टाइम तक आप सनलाइट से एक्सपोज हो। कुछ चाहते कि भैया हमारा जो दिन है उसकी शुरुआत भी सूरज की किरणों से हो और अंत भी सूरज की किरणों से हो, और कुछ क्रॉप्स को किरणें पसंद ही नहीं है। तो सबका अलग अलग फोटो पीरियड है, ठीक है। चलो तो अब देखो अलग अलग, पहले तो हम स्टडी कर लेते कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी है। तो 2 सीजन होते हैं हमारे पास में, एक रेनी सीजन और एक विंटर सीजन। ये तुमने पढ़ा भी ऑलरेडी पहले, पर मैं तुमको क्विकली बताता हूं। रेनी सीजन में जो क्रॉप्स उगते हैं उनको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं, जो रेनी मतलब बारिश के टाइम पे उग रहे होते हैं, और विंटर सीजन में जो उगते हैं उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स का टाइम क्या होता है भाई? जून से अक्टूबर का टाइम होता है, जून से अक्टूबर का टाइम, क्योंकि इसी टाइम सबसे ज्यादा बारिश होती है, और अक्टूबर में उसको काट लेते हैं। मतलब हम उनको कहीं जून में बोते हैं, बीज बोते हैं, और फिर अक्टूबर तक उग जाता है, उसको काट लेते हैं। अब एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। ये पैडी, मेज, पिजन, मेज, है ना, सोयाबीन, ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सब। और विंटर में कौन सा? विंटर है जो नवंबर से अप्रैल वाला महीना, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें बहुत ज्यादा ठंड रहती है। फिर तो मार्च अप्रैल में कहीं इनको काट लेते हो, तो वीट, ग्राम, पीज, ये सब हो गए, ठीक है। तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि भैया सारे क्रॉप जो है वो हर सीजन में नहीं उगते। मतलब मैं पैडी को ठंड में नहीं उगा सकता, मैं वीट को या फिर गेहूं को गर्मी में या बारिश में नहीं उगा सकता, मुझे उसको ठंड देने की जरूरत है। तो ये बात हमने यहां से समझ ली, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज है कि भैया 1960 से 2004 में इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है 25% बढ़ गया है, ठीक है। सॉरी, इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है वो 4 गुना हो गया है विद ओनली 25% इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि भैया हमने जो लैंड एरिया है, मान लो कि पहले मैं कल्टीवेशन इतने लैंड पे कर रहा था, अब मैं कल्टीवेशन थोड़े से बड़े लैंड पे कर रहा हूं, पर मैंने लैंड एरिया सिर्फ 25% बढ़ाया, मतलब सिर्फ 1/4 बढ़ाया, थोड़ा सा लैंड एरिया बढ़ा लिया, पर उसके बदले में मेरा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो 400% बढ़ गया। तो ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा 3 चीजों के कारण होता है। कौन कौन सी?
एक अब यहां से नया टॉपिक चालू होता है, कौन कौन सा भैया? क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो तीन चीजें पढ़नी है हमको। एक तो क्रॉप की वेराइटी कैसे इंप्रूव करें, एक क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव करें कि भाई पहले हमको इतना क्रॉप मिला था, अब ज्यादा क्रॉप मिले। पहला तुमको वेराइटी इंप्रूव कर रही है, वेराइटी क्यों इंप्रूव करते हो बताऊंगा। प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव करना है, और तीसरा भाई जब हमने पूरा काट लिया उसको या काटा नहीं भी तो प्रोटेक्ट कैसे करें उसको। अगर हम ये तीनों चीजें करते हैं तो हमारे पास में ज्यादा यील्ड मिलेगा हमको, और वही हम चाहते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। तो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट क्यों करते हैं मैं तुमको फटाफट बताता हूं, सिंपल लॉजिक है इसका। भाई सबसे पहले डिसीज रेजिस्टेंस है ना, हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप की वेराइटी इंप्रूव कर रहे हैं। देखो जो आज तक हो सकता है कि आज जो तुम क्रॉप कंज्यूम कर रहे हो ना, वो क्रॉप आज से 500-600 साल पहले एग्जिस्ट ना करता हो। तो हमने कैसे किया, हमने साइंटिफिकली दो क्रॉप्स की, अभी बताता हूं तुमको, तुम्हारा पूरा क्लाइमेक्स खत्म कर देता हूं। दो क्रॉप्स की हमने इंटरकास्ट मैरिज करा दी। ठीक है, एक क्रॉप था जो भैया ये फलाना 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 चीजों में अच्छा था कि भैया इसकी ये चीजें अच्छी हैं, एक क्रॉप था जिसकी ये चीजें अच्छी, तो हमने बोला कि भाई तेरी भी अच्छी चीजें चाहिए, तेरी भी अच्छी चीज चाहिए, तो हमने इनकी इंटरकास्ट मैरिज करा दी। मतलब वो साइंटिफिकली होता है कि हमने इसके जीन्स लिए, इसके जीन्स लिए और एक नया प्लांट बना दिया, नया प्लांट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमने मतलब खुद से प्लांट बना दिया। तो एक तीसरा ही प्लांट निकल के आया था हमारे पास, जो कि इंटरकास्ट मैरिज का बच्चा होता है। अब ये बच्चा जो है थोड़ा सा इस पे गया होगा, थोड़ा सा इस पे गया होगा, तो भाई मान लो कि इससे उसको मिल गया डिसीज रेजिस्टेंस की भैया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, और इस ये वाला मान लो कि ये इतना स्ट्रांग ड्यूरेबल नहीं था, पर इसके में एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि हमको ऐसा बच्चा चाहिए जिसकी एनर्जी ये वाले पिताजी जैसी हो और जिसकी डिसीज रेजिस्टेंस वाली माता जी जैसा हो। तो भाई हमारे जो बच्चा बनेगा उसका एनर्जी भी अच्छी होगी, डिसीज रेजिस्टेंस भी अच्छा होगा। तो ऐसे कर करके हमने वैरायटी इंप्रूव की। ठीक है, तो वैरायटी क्यों इंप्रूव की, मैंने तुमको पहले क्लाइमेक्स बता दिया, जो आगे पढ़ाना था अभी पढ़ा दिया, तो समझ में आ गई बात। हमने क्या किया, देखो एक पापा है एक मम्मी है। अब पापा का दिमाग बहुत बढ़िया चलता है और मम्मी दिखने में बड़ी सुंदर है, तो जो बच्चा होगा वो कैसा होगा कि जो दिखने में भी अच्छा सुंदर हो, थोड़ी मम्मी जैसा, और जिसका दिमाग भी तेज चलता हो पापा जैसा, है ना। तो हमको ऐसा बच्चा चाहिए यहां पर। अब देखो मम्मी पापा के केस में हम अपना कंट्रोल तो कर नहीं सकते कि बच्चा कैसा होगा, जैसा हो जाता है वैसा रखना पड़ता है हमको। ठीक है, अरे हट, ठीक है ऐसा तो कर नहीं सकते। पर प्लांट्स के केस में चूंकि हम अब प्लांट्स एक्चुअली नहीं जाएंगे ना एक दूसरे से मिलने कि उन दोनों को प्यार हो गया, उन दोनों की शादी हो गई, फिर वरमाला डाल दी एक दूसरे ने, फिर हमने पूरा वो पंडित जी ने करा दिया या फिर निकाह करा दिया पूरा, और फिर उसके बाद में बैठ गए हम। ठीक है, फिर 9-10 महीने बाद बच्चा निकला, ऐसा तो नहीं होगा उनके इसमें। ठीक है, तो प्लांट्स को हम खुद अपनी हम खुद जाते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि एक काम करो, तेरे जीन्स दो, तेरे जीन्स दो। और जीन्स मतलब वो पैंट की बात नहीं कर रहा हूं, जीन्स मतलब जेनेटिक्स, GENE। ठीक है, जीन, ये वाले जीन की बात कर रहा हूं। तो ये जीन तूने अपने दे दिए, तूने अपने दे दिए। तो ये वाले प्लांट से हमने बोला कि सुन सुन सुन, तेरे सारे जीन्स की जरूरत नहीं है, तू बहुत ही घटिया है, मतलब तेरे पास में कोई ढंग की एनर्जी है नहीं, पर तेरा डिसीज रेजिस्टेंस बढ़िया है। तो एक काम कर, तेरे डिसीज रेजिस्टेंस वाले 3-4 जीन निकाल के दे देता हूं। ठीक है, तो 3-4 जीन निकाल लिया, बाकी सारे नहीं लिए, हमको जिससे मतलब है ना हम वही काम करेंगे। तो हमने इससे डिसीज रेजिस्टेंस निकाल लिया, बाकी जब हार्ड में। अब इसके पास गए, हमने बोला कि यार तू है ना बहुत ही ज्यादा फुद्दू है, मतलब तेरे को कोई भी काट के चला जाता है, और तेरा या तो तेरे को कोई भी काट जाता है, तेरा कोई भी काट के चला जाता है, पर हमको तेरी एनर्जी बढ़िया पसंद है कि भाई तू एनर्जेटिक बहुत है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे कि तू तेरी एनर्जी दे दे, कि ला तेरी एनर्जी दे, बाकी जब हार्ड में। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास डिसीज रेजिस्टेंस वाला जीन आ गया, एनर्जी वाला जीन आ गया, हमने दोनों को मिक्स किया और ऐसा करके शुरू करके एक बच्चा निकाल दिया। और वो जो बच्चा निकला वो डिसीज रेजिस्टेंट भी है और एनर्जी भी अच्छी है उसकी। तो क्यों किया हमने ऐसा, क्यों क्या कि भाई एक तो डिसीज रेजिस्टेंस मिल जाए, दूसरा एक प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए। अब जो अल्टीमेट यहां पर मेरा बच्चा बनेगा उसकी क्वालिटी बहुत, अब बच्चा बच्चा मत लिख के ना एग्जाम में, चाइल्ड मत लिखना, ये भाई बच्चा नहीं है, ये बस हमने जेनेटिकली एक प्लांट इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, फिर रिस्पांस टू फर्टिलाइजर्स, मतलब देखो हो सकता है कि ये बड़ा ढीठ हो, है ना, इसमें कितना भी फर्टिलाइजर ढोल दो ये उगता ही नहीं है साला, किसी काम का नहीं है, और ये बढ़िया उग रहा हो। तो हमने क्या किया, इससे याली क्वालिटी, मतलब हमको दो तीन क्वालिटीज दोनों से लेनी है। तो हमारा जो रिस्पांस टू फर्टिलाइजर, जब मैं फर्टिलाइजर डालू तो रिस्पांस बहुत अच्छा है, वो इंप्रूव हो गया। फिर टॉलरेंट टू अनफेवरेबल कंडीशंस, है ना, जैसे कि ये जो है ये बहुत ही ढीठ है, मतलब इसको ठंड हो गर्मी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बेचारा मुलायम है, थोड़े से में कमजोर पड़ जाता है। तो हमने ये वाले से क्वालिटी इसके ले ली कि भाई तेरी जो डिसीज रेजिस्टेंस है, जो तेरी वो रेजिस्टेंस है कि भाई तू किसी भी जगह पे जी सकता है अच्छे से, तो वो भी हमको दे दे। तो अब ये वाला जो बच्चा है हमारा ये भी बढ़िया स्ट्रांग बन गया कि भाई तुम ठंड फेंको गर्मी फेंको मैं तो जी लूंगा, मैं तो ढीठ हूं। ठीक है, और दूसरा अगला है हाई यील्ड, कि भैया ये हमको दे रहा था, मान लो कि इसका यील्ड बहुत कम था, मतलब इसको इतने सारी जगह पे मैं, ये वाला जो चावल है ये ऐसा चावल है कि मैं उसको पूरे 1 एकड़ में उगाऊं तो मुझे सिर्फ 100 किलो चावल मिलेगा, और ये चावल ऐसा है कि मैं 1 एकड़ में उगाऊं तो मुझे 300 किलो चावल मिलेगा, मतलब जो एक पौधा निकलेगा चावल का उसमें चावल के दाने निकलेंगे। तो मैं इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या चाहूंगा कि भाई उसको वाला जीन आ जाए, है ना। तो बेसिकली हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम ऐसी वेरायटी बनाना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें इंक्लूड हो। ठीक है, अब कैसे होगा, दो तरीके हैं, एक तो हाइब्रिडाइजेशन जो मैंने तुमको अभी बताया, ये क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि दो अलग अलग जीन्स के प्लांट्स को एक नया बना लेना, और दूसरा है इंट्रोड्यूसिंग अ जीन, मतलब देखो एक तो क्या हो गया कि तुमने दो क्रॉप्स लिए, है ना, इसकी 2-3 क्वालिटी उठाई, इसकी 2-3 क्वालिटी उठाई, इसकी 2-3 क्वालिटी उठाई और एक प्लांट बना दिया।
तो इसकी अच्छाई इसकी अच्छाई, बुराई किसी की नहीं चाहिए, हमको अच्छाई अच्छा चाहिए, तो एक प्लांट बन गया। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, मतलब क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, कि भाई इसके जीन्स अलग है, इसके जीन्स अलग है, हमने इनको क्रॉस कर दिया। मान लो कि एक चावल ले लिया मैंने और एक कोई भलता ही अगला प्लांट ले लिया, कोई भी रैंडम प्लांट ले लिया, है ना। अब क्यों लिया हमने प्लांट? ताकि भाई देखो चावल से हमको चावल तो मिल रहा है, पर हमको पता चले कि जो चावल है ना थोड़ा कमजोर है, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर को लेके आया कि भैया तू आ, तेरे से हमको 2-3 जीन्स चाहिए कि तू अपनी स्ट्रेंथ कहां से लेकर आ रहा है, और तू तो अपने जीन्स जैसे राइस के जीन्स है वैसे लिया, कमजोरी छोड़ दो, राइस के जीन्स लिया। तो अब जो हमारा चावल बनेगा वो कैसा बनेगा, जो कि चावल भी बढ़िया देता है और जो स्ट्रॉन्ग भी है। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अगला है इंट्रोड्यूसिंग जीन, मतलब कि हम पूरे प्लांट्स नहीं लाते हैं, हम क्या करते हैं, हमने मान लो एक प्लांट ढूंढ लिया हमने कि भैया इसके अंदर जीन्स बढ़िया है, या फिर चलो छोड़ो हमने जीन्स खुद से बना लिया, ठीक है, हमने बोला कि भाई हम खुद ऐसा जीन बनाते हैं लैब में बैठ के जिसकी मान लो कि ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी दे दो। तो मान लो कि लेट से चावल के पास गया, अब चावल के पास गया मैंने बोला चावल को कि चावल देवता आप जो हो बहुत अच्छे हो, आपका टेस्ट बढ़िया लगता है, आप बिरयानी में भी काम आते हो, पर यार आपका क्रॉप जो ना बड़ा कमजोर है, तो मैं ना आपके अंदर एक इंजेक्शन डालूंगा, तो चुपचाप रहना, बिल्कुल चिल्लाना मत। तो हमने चावल लिया, इंजेक्शन घुसा दिया, उस इंजेक्शन के अंदर वो जीन था जिससे उसका डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है। अब ये तुम्हें समझाने के लिए, असलियत में इंजेक्शन नहीं घुसा रहे हम, असलियत में तो बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, तुमको नहीं पढ़ना, तुमको लॉजिक समझना। आ गया समझ में? तो दो टाइप होता है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हम दोनों प्लांट्स ले आओ, या फिर इंट्रोड्यूसिंग जीन, मतलब कि बस एक ऐसा जीन ढूंढ के लाओ जो हमारे काम का, जिसकी कमी थी, बस ऐसा कि भाई बस तेरे ही कमी थी, तू आ जाएगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, तो वो एक जीन उठा के ले आया, ठीक है। चलो अब हाइब्रिडाइजेशन 3 तरीके का हो सकता है, ये ज्यादा डिटेल में नहीं देखना। एक है इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनरिक। मतलब इंटरवेराइटल मतलब अलग अलग वैरायटी के बीच में, इंटरस्पेसिफिक मतलब अलग अलग स्पेसिफिकेशंस वाले प्लांट्स के बीच में, और इंटरजेनरिक मतलब अलग अलग जीन्स वाले प्लांट्स के बीच में। तो ये ज्यादा डिटेल में नहीं देखना, बस ये नाम याद रख लेना तुम, ठीक है। चलो अब न्यू जीन कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे गोल्डन राइस है ना भाई, तुम, मैं वही कह रहा हूं, आज जो तुम प्लांट्स खाते हो ना, जरूरी नहीं कि वो प्लांट्स आज से 5 साल पहले एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। क्रॉप्स बहुत सारे हमने नए बना भी लिए हैं, ये जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है, जो जीन्स इंट्रोड्यूस कर करके हमने नए प्लांट्स बना डाले हैं। जैसे हम पहले आज से 5-10 हजार साल पहले ऐसे बोलते हैं ना लोग कि हम बंदर थे, हमारे पूरे शरीर पे बाल थे, तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ हमने अडेप्ट किया, तो जैसे जैसे हमने यहां पर क्रॉप्स को चेंज किया, वैसे वैसे क्रॉप्स ने भी अडेप्ट किया और नए नए बनते गए, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, ये बात आगे समझ में। तो एक हो गया गोल्डन राइस, फिर ये फ्लेयर सेयर टोमेटोज और एक बीटी कॉर्न, तो ये 3 टाइप के हमने नई चीजें बना ली थी, ठीक है। अब क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है? सबसे पहले कि यील्ड बढ़ जानी चाहिए, है ना, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जानी, मतलब पर एकड़, 1 एकड़ में मेरी जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जानी चाहिए, तो सब तुमको बता चुका हूं। क्वालिटी बढ़ जानी चाहिए, क्वालिटी मतलब कि भाई जल्दी खराब ना हो, भाई हमको एक ऐसा टमाटर चाहिए, हमारा जो टमाटर है वो 1 दिन में खराब हो रहा था, तो हमने एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया टमाटर के अंदर जिससे वो 3 दिन में खराब हो, तो हमारी क्वालिटी, इससे क्वालिटी बढ़ गई। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ गया, कि भैया बायोटिक मतलब कि क्या, लिविंग थिंग्स, मतलब कि भाई कीड़े मकोड़ों से उसकी लड़ने की क्षमता बढ़ गई। एबायोटिक मतलब कि बारिश बरसात, इनसे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। फिर चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, अब देखो मान लो एक प्लांट है जो बढ़िया है, मतलब मुझे प्लांट बहुत पसंद है, पर ये साला ना 2 साल लगा जाता है ग्रो होने में, और एक दूसरा प्लांट है जो कि 3 महीने में ग्रो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी सारी क्वालिटीज उठाई और इसका एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, और अब जो प्लांट मिला उसमें सारी क्वालिटीज भी, और ये 3 महीने में उग भी जाता है, तो जल्दी मेरा मैच्योरिटी ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन हो, ठीक है। फिर वाइडर एडेप्टेबिलिटी, वाइडर एडेप्टेबिलिटी मतलब जैसे कि मान लो कि एक क्रॉप है, पर एक क्रॉप मुझे बड़ा पसंद आया, पर ये साला सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में उग रहा है ना, अब मुझे इसको मध्य प्रदेश में उगाना है, तो कैसे उगाऊंगा? इसके अंदर कोई ऐसा जीन डाल दूंगा जिससे कि मध्य प्रदेश में भी उग जाए, है ना। जैसे जितना सिंपल दिख रहा हूं उतना सिंपल है नहीं, बट फिर भी पढ़ाने के लिए सिंपल तरीके से बता रहा हूं। डिजायरेबल एर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखो ये क्या मतलब है, एग्रोनॉमिक, एग्रोनॉमिक मतलब क्या होता है कि भैया साइज, कि भाई मान लो पहले जो चावल है वो चावल इतना बड़ा उग रहा था और इसमें साले सिर्फ 5-6 दाने मिल रहे थे चावल के, तो मैं क्या चाहता हूं कि भाई फालतू में बड़ा नहीं हो गया, बड़ा हो गएगा तो ज्यादा जगह घेरेगा, ज्यादा जगह घेरेगा तो भाई मेरा ज्यादा राइस आ नहीं पाएगा, तो मैं क्या चाहता हूं कि प्लांट जो है छोटा बने, है ना। भाई आजकल हम पूरा का पूरा लैपटॉप लेके नहीं घूमता, हमारा फोन पूरा काम कर देता है, क्यों? क्योंकि इतनी पावर है कि वो सब कर सके, तो हम क्या चाहते हैं कि छोटे में हमको बड़ा धमाका मिले, तो छोटा पैकेट बनाना है, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई चावल इतना सा बने पर इसी के अंदर जो दाने वो पास पास हो, मतलब फालतू की हमको पत्तियां वत्तियां नहीं चाहिए, है ना। अब कोई चावल है उसमें पत्तियां इतनी सारी है वो, तो फालतू की जगह हमको पत्तियों से क्या करना, वैसे ही फेंकने वाले तो उसको, तो इससे अच्छा ऐसा चावल बनाओ कि भाई पत्तियां हो ही ना। अब मैं चावल का एग्जांपल ले रहा हूं, तुम ना प्लीज यहां पर ऐसा सीरियस होकर एग्जाम के अंदर एग्जांपल्स लिख के मत आना, मैं तुम्हें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं कि तुम्हें कहानी की तरह समझ में आए कि हम कहानी कैसे, मतलब इसको तेज तर्रार बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो टॉलनेस जो है हम कभी नहीं चाहते, हम चाहते हैं ड्वार्फनेस, मतलब कि प्लांट छोटा रहे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, फालतू मेंटेनेंस नहीं करना, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर अब आते हैं भैया क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। अभी हमने देख लिया कि भाई वैरायटी कैसे इंप्रूव करना है, तो क्या क्या वैरायटी, तो हाइब्रिडाइजेशन था और जीन इंट्रोडक्शन था। क्यों करते हैं? क्योंकि वो 5-6 कैरेक्टर्स, हायर यील्ड मिल जाए, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स मिल जाए, है ना, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस मिल जाए, तो ये 4-5 चीज मिल जाए। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा था तो जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे वो पिछले सेक्शन में कवर हो गए। अब प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए। तो पहला तो हो गया न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि भाई न्यूट्रिएंट्स हम कैसे दें कि हमारा प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ जाए। इरिगेशन मतलब तुम समझ रहे हो कि पानी कितनी अच्छी तरीके से दें, और अगला है क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो
बेसिकली हर प्लांट को 16 न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, याद रखना, है ना। याद कैसे रखोगे भाई, 16 श्रृंगार करते हैं हमारे यहां पे, तो 16 श्रृंगार, तो प्लांट भी जो है भाई, प्लांट की भी हमने अभी भी शादी कराई है ना, इंटरकास्ट मैरिज, तो 16 श्रृंगार तो करने पड़ेंगे, ठीक है। प्लांट के जो पिताजी थे उसने बोला कि भले तू इंटरकास्ट शादी कर ले, पर तौर तरीके मेरे अपनाएगी तू, या अपनाएगा तू, जो भी है। ये 16 श्रृंगार लड़के थोड़ी करते हैं, लड़कियां, मुझे नहीं पता यार, मैं बड़ा डम हूं इस मामले में, मुझे थोड़ी शादियां अटेंड करने की जरूरत है, मैं ये वीडियो बना के शादी अटेंड करना भूल गया हूं, ठीक है। चलो, तो 16 श्रृंगार की जरूरत है, तो 16 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जिसमें से 13 जो है वो मामा जी ला के दे देंगे हमको, मतलब मामा जी मतलब मान लो सॉइल से मिल जाएंगे, और बचे हुए 3 जो है वो मान लो कि वो जो दुल्हन है उसके दोस्त ला के दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा समझो कि 16 श्रृंगार की जरूरत है। 16 श्रृंगार होता क्या है वैसे, ये 16 गोल्ड मुझे नहीं पता यार, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बस इतना याद रखो कि 16 श्रृंगार चाहिए, 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसमें से 3 हमको सॉइल भैया दे देंगे और 3 जो है वो वाटर भैया दे देंगे। अब सॉइल जो देते हैं उसमें से कुछ होंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब मान लो कि कुछ ऐसा गले का सेट दे दिया, बड़ा बड़ा हार देता, तो जो बड़े बड़े होते हैं, जो बड़ा बड़ा हार हो गया, बड़े बड़े ब्रेसलेट हो गए, वो सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, और कुछ हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो छोटे छोटे, जैसे छोटी सी ईयररिंग दे दी, छोटे सी रिंग दे दी, वो सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है। और वाटर ने तो 3 ही दिए, तो ये तो छोटे, मतलब दोस्त लोग हैं ना, दोस्त लोग इतना खर्चा थोड़ी करते किसी की शादी पे, है ना। मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे, मैं जब मान लो कहीं मोमोज खाने जा रहा हूं, तो मोमोज के 30 रुपए ही भर दे, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, वो भी मुझसे मांगते हैं। तो ये दोस्त तो मतलब दोस्तों से तो वैसे कोई उम्मीद नहीं रखते हम, ठीक है। चलो, तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं अब असलियत में देख लेते हैं। अभी तक तो मैंने तुमको 16 श्रृंगार बता दिए, पर असली में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, नाइट्रोजन गले का हार, फास्फोरस या हाथ का ब्रेसलेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो मतलब कम कम कौन से चाहिए, आयरन, मैंगनीज, रिंग, ठीक है, बोरॉन, मतलब और भी कुछ कुछ ज्वेलरी होते हैं लड़कियों की, पता नहीं कौन कौन सी, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये सब चाहिए। अब अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो किस किस चीज पे फर्क पड़ेगा, पहला है रिप्रोडक्शन पे, कि भाई वो जो अगला प्लांट बनाएंगे हम वो बढ़िया नहीं बनेगा, और दूसरा ग्रोथ बढ़िया नहीं होगी, सबसे मतलब डिसीजेस वगैरह होती रहेंगी। अरे तुम सोचो कि अगर हमने अपनी दुल्हन को अच्छे से गहने नहीं पहना है, तो लोग बोलेंगे ना कि अरे यार गहने अच्छे नहीं है इसके, तो हमको क्या करना है कि हमको गहने बहुत बढ़िया पहनाना है, मतलब न्यूट्रिएंट्स सारे होने चाहिए, ठीक है। चलो, हाउ टू ऐड दिस न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, अब कैसे ऐड करेंगे ये, है ना। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मतलब वरना मतलब जो है वो गलत बदलते जाएंगे धीरे धीरे करके, बट अब थोड़ा इस पे आ जाओ वापस, कैसे ऐड कर सकते भाई, ये 16 न्यूट्रिएंट है ना, ये चाहिए। अब ये 16 न्यूट्रिएंट मैं उसमें घुसाऊं कहां से सॉइल के अंदर, क्या मैं ऐसा करूं न्यूट्रिएंट्स लाऊं ऐसे करके फैला दूं तो अपने आप चले आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। देखो हो क्या रहा है, मैं तुम्हें फिर से रिवाइज करके बताता हूं। हमारा जो प्लांट है उसको ग्रो होने के लिए 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें से 13 सॉइल से मिलते हैं और 3 वाटर से मिलते हैं, ठीक है। अब वाटर में तो तुम याद रख लो नाम, वाटर और एयर, मतलब सॉरी 3 जो है हमको वाटर और एयर से मिलता है, तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये याद रख लो भाई, तुमको पता है एयर में क्या होता है भाई, प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और वाटर लेते हैं, वाटर क्या होता है भाई, वाटर में मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कुल मिला के कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 3 ऐसे मिनरल्स हैं जो हमको एयर और वाटर से मिल जाते हैं। इसके अलावा जो सारे हैं वो सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। तो हम सॉइल में इंट्रोड्यूस कैसे करें, तो भाई एक तो हो गया इसकी प्रैक्टिस मैन्योर, मैन्योर मतलब क्या होता है, मैन्योर मतलब एनिमल एक्सेट्रा, मतलब मान लो कि जो एनिमल्स की जो पॉटी होती है या फिर जनरली जो काउ डंग होता है ना, गोबर जो होता है वो बड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का क्या होता है, तुम बोलोगे यू करोगे, पर वो यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। तो यू मत करो, हमने जो खाना खाया है वो भी वहीं उगा हुआ है। ओह, ये तो थोड़ी वो हो गया, हैप्पी रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। चलो, तो मैन्योर, अब देखो मैन्योर भी 2 टाइप का होता है, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग से बना हुआ, और एक होता है ग्रीन मैन्योर। अब कंपोस्टिंग क्या होता है, देखो सिंपल चीज है, कुछ नहीं है, तुमने देखा होगा बहुत सारे लोगों को करते हुए कि हम क्या करते हैं, जो एनिमल का जो वेस्ट है उसको ना एक गड्ढा बनाते हैं, मतलब हमने क्या किया, हमारे खेत के अंदर एक गड्ढा बना लिया। अब इस गड्ढे के अंदर जितना भी वेस्ट था वो हमने सारा डाल दिया, मतलब यहाँ गोबर 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 डाल दिया, और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी पत्तियां डाल दी, फिर गोबर गोबर डाल दिया, फिर पत्तियां डाल दी, फिर गोबर 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 ऐसा पत्तियां, ऐसा करके हमने पूरा इसका सैंडविच बना दिया। अब इसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया, मतलब 3-4 हफ्ते, 2-3 महीने के छोड़ दिया, तो 2-3 महीने में अपने आप ये मिक्स हो के डिकम्पोज हो के एक बढ़िया क्वालिटी का मैन्योर दे देगा, जिसको हम खाद बोलते हैं, जो हम मार्केट से खरीद के भी लाते हैं, ठीक है। अब इसी में एक और है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, इसको बूस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अर्थवर्म्स डाल देते हैं, वर्म्स कीड़े, वर्मी, है ना, वो जो तुमको देखने में गंदे लगते हैं ना, तो बेसिकली होता क्या है कि वो जो कीड़े हैं ना, वो यहां ऐसे रेंगते रहते हैं, तो रेंग के ना वो एक मिक्स कर देते हैं उसको, मतलब चम्मच का काम करते हैं, तो उससे फटाफट हमारा काम हो जाता है, तो काम वही है, ठीक है। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, कुछ जो है, अच्छा ग्रीन मैन्योर एक और चीज है, ग्रीन मैन्योर मतलब जो हमको प्लांट से खुद से मिलता है, हमने कुछ नहीं किया। तो देखो होता क्या जनरली कि मान लो ये मेरा लैंड है ना, यहां पर हम क्रॉप्स वगैरह उगा रहे हैं, तो हुआ क्या कि हमने यहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो सोख लिए इस प्लांट ने, तो बचा क्या कि अब जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ नीचे तक आ गए, मतलब यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो यूज नहीं हो पा रहे हैं। तुम सोचो, मान लो कि मैंने अपना हाथ लंबा किया, है ना, तो पहले तो जितना मिल रहा था मैंने उठा लिया, है ना, वो जैसे मान लो कि मैं
मान लो स्टोर रूम खाली कर रहा हूं, है ना, अब स्टोर रूम में जितना मेरे हाथ में आ रहा था मैंने निकाल लिया, अब बच्चा वो सामान दूर रखा है, मतलब कि अरे हाथ नहीं पहुंच पा रहा, तो हम क्या चाहेंगे कि मैं बोलूंगा कि यार भैया एक काम करो, आप आके बस इसको यहां खींच के दे दो, बाकी मैं ले लूंगा। तो भैया आएंगे, भैया का हाथ लंबा है, भैया उठाया और इसको पटक दिया कि ये ले, अब मैं वापस आऊंगा और मैं इजीली ले पाऊंगा। तो सेम चीज यहां पर हुई है ना, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो जितने हम ले सकते थे उतने तो हमने खींच लिए पूरे, अब बचे वो न्यूट्रिएंट्स नीचे, अब नीचे तक हमारे रूट जा नहीं पा रहे हैं, इतना लंबा हमारा हाथ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लंबे हाथ वाले प्लांट्स उगा देंगे। कुछ प्लांट्स जिनका हाथ लंबा होता है तो वो क्या करेंगे, वो हमारा जो उनके जो रूट्स लंबे होते हैं ना, तो नीचे से जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनको खींच के यहां तक ले आएंगे ऊपर, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे यहां गए और जैसे न्यूट्रिएंट्स यहां आए तो हमने ये प्लांट काटा के चलने का, ऐसा तेरा काम हो गया, अब अपने वाले प्लांट्स उगा दो जिनका हाथ यहां तक पहुंच जाए, सिंपल। तो ये मैन्योर मतलब कि भाई कैसे हम उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और ग्रीन मैन्योर। दूसरा है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जनरली सारे केमिकल होते हैं, है ना, तो फर्टिलाइजर, अब चूंकि फर्टिलाइजर जो है ना ज्यादा इफेक्टिव होता है, पता है क्यों, क्योंकि ये होता है पहली बात तो केमिकल, तो जितनी भी केमिकल चीजें होती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, और दूसरी फर्टिलाइजर के साथ में खास बात यह है कि हम इसमें न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक जा सकते हैं, मतलब मुझे पता है कि भाई मेरे सॉइल को नाइट्रोजन की जरूरत है, तो मैं फालतू में उसमें मैन्योर वैन्योर डाल के सब कुछ उसका खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, हम क्या करेंगे बस नाइट्रोजन दे देंगे। जैसे बॉडी बिल्डिंग है, तो बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं कि भैया हम दाल खाएं तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन भी होता है और 3-4 चीजें एक्स्ट्रा भी होता है, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन शेक पी लो, वो प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, तो हमने यहां पर भी वही चीज करते हैं, ठीक है, पर ज्यादा टाइम तक इसको यूज नहीं कर सकते, मतलब यार तुम सिर्फ प्रोटीन पाउडर पी के अपनी जिंदगी नहीं चला सकते, तुमको बाकी चीजें चाहिए। ज्यादा अगर हम इसका यूज करते हो तो इतने सारे केमिकल सॉइल में डालेंगे तो सॉइल की क्वालिटी अल्टीमेटली खराब हो जाएगी। तो इसीलिए एक कांसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तुमसे पूछा जा सकता है, तुम देखोगे कि मॉल्स में कुछ कुछ दुकानें तो जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं। देखो मेरे से पढ़ने का सिंपल तरीका यही है कि तुम स्लाइड्स खुद रीड करते हैं ना, मैं स्लाइड्स रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा, पर मैं तुमको समझा बहुत अच्छे से दूंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग की शॉप्स होती है, वहां पर बहुत महंगा मिलता सामान, है ना, जो भिंडी बाहर सब्जी वाले भैया 20 रुपए में बेचते हैं, मॉल के अंदर 200 रुपए किलो मिलते हैं। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो जो भिंडी है वो बिल्कुल ऑर्गेनिकली बनी हुई है, उसमें कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किए हैं, कोई भी केमिकल कंपोनेंट, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, पेस्टिसाइड कुछ यूज नहीं किया, बिल्कुल प्रॉपर 100% ऑर्गेनिक है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल से मिली हुई है, ऐसा कि तुमने घर के अंदर खेत में उगाई हो, तो वैसी सब्जियां होती है वो। तो चूंकि उनका प्रोडक्ट का मतलब तुमने केमिकल नहीं डाला तो इसलिए कम ही उगेगा वो, है ना। अगर केमिकल डालते तो भर भर के उग जाता। अरे तुम मान लो कि स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो फटाक से बॉडी बन जाएगी तुम्हारी, पर स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हो तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। चलो अब इरिगेशन पे आता है। तो इरिगेशन अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है डग वेल, कि भैया कुछ लोग जो है खेत के अंदर कुआं ही खोद देते हैं कि भाई यहां से जब पानी लगेगा तो यहां से यूज कर लेंगे। एक ट्यूबवेल होता है कि पानी को हम ना ऐसे ट्यूब्स की तरह बाहर फेंकेंगे। एक होता है कैनाल, कि हमने क्या किया कि नाला बना दिया और नाले से पूरा यहां से लेके वहां तक मेरे खेत में पूरा नाला बह रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जितने भी आसपास के प्लांट्स वो सब फायदा हो रहा है। एक रिवर लिफ्ट सिस्टम, की बेसिकली क्या हो रहा था कि हमने नदी से कनेक्ट कर लिया डायरेक्टली हमारे खेत को, मतलब नदी से हमें एक पाइप लिया और डायरेक्टली हमारे खेत में कनेक्ट कर लिया। एक टैंक्स हो गया, मतलब टंके बना के हमने पानी स्टोर कर लिया। एक होता है चेक डैम। चेक डैम क्या होता है कि जो नदी का मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को बढ़ाने के लिए होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो मेरा लैंड कुछ ऐसा है ना, अब बहुत सारी बारिश आई, तो बारिश आके क्या होगा कि सारा चले आएगा। अब मान लो मेरा खेत है यहां पर, तो मुझे क्या चाहिए कि यहां पर जो ग्राउंड वाटर है वो बढ़ जाए ताकि मैं फिर उसको बोरवेल से, हैंडपंप से निकाल पाऊं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक चेक डैम बना देता हूं। ये चेक डैम बना दिया तो पानी आ रहा है, यहां रुक गया। अब पानी यहां रुक गया तो क्या होगा, पानी यहीं कहीं नीचे जाने लग जाएगा, यहीं कहीं जमीन सोखने लग जाएगी, इधर तो जा नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारा यहां पर ग्राउंड वाटर बढ़ने लग जाता है, तो इसलिए हम चेक डैम बना लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका है ना। अब देखो तीन चीजें थी, है ना। एक पहले तो देख लिया हमने, दूसरा इरिगेशन है, तीसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है कि हम बहुत सारे टाइप के क्रॉप्स उगाते हैं एक साथ, ठीक है। जैसे हम वीट प्लस ग्राम, वीट प्लस मस्टर्ड, वीट प्लस ग्राउंड। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि मान लो कि मेरा पूरा खेत है, अब इसके अंदर मैंने दो प्लांट्स उगाए, ए बी ए, मतलब दो टाइप के, ए और बी दो टाइप के प्लांट्स उगाए। तो क्या होगा कि मान लो अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी आती है जो ए को लग जाती है, तो एटलीस्ट ए बर्बाद होगा पर मेरा बी तो बचेगा, तो कुछ तो फायदा होगा मेरा। या फिर मान लो कि ए जो है वो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन खींच रहा है जमीन से और बी जो है बहुत ज्यादा फास्फोरस खींच रहा है, तो क्या होगा कि ये जमीन में हमारा बैलेंस तरीके से चलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारा नाइट्रोजन खत्म हो गया और फास्फोरस तो बचा हुआ है बहुत सारा, तो हमको वैसा भी नहीं करना, हमको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से यूज करना है, ठीक है। दूसरा इंटरक्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का एक और टाइप है इंटरक्रॉपिंग। भाई मिक्स्ड क्रॉपिंग थोड़ी स्मार्टली करो। कैसे करो, इस टाइप से अभी मैंने कैसा ए बी कैसा भी अरेंज कर दिया, पर इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि एक ऑर्डर होता है कि भाई ए बी ऐसे करके, और ये देखो इस टाइप से हम ग्रो करते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि मान लो कोई डिसीज यहां पर इस वाले पार्ट को लगती है, तो वो आगे नहीं जा पाएगी, मतलब सिर्फ ए को नष्ट कर देगी, पर बी चूंकि उस डिसीज से कोई प्रोन है उसको फर्क नहीं पड़ता, तो बी जो है उस पर डिसीज नहीं लगेगी और आगे के सारे प्लांट्स बच जाएंगे। तो इससे ये फायदा होता है, ठीक है। चलो
और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स भी यूटिलाइज हो जाते हैं, जो मैंने तुमको बताया ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला। तीसरा है क्रॉप रोटेशन, कि भाई हम क्या करेंगे, हम पूरे साल भर की प्लानिंग कर लेंगे कि 3 महीने ये उगाएंगे, फिर 3 महीने ये उगाएंगे, फिर 3 महीने उगाएंगे, फिर 3 महीने उगाएंगे। तो मैं कैसे कैसे प्लांट्स उगाऊंगा जो अलग अलग जिनकी जरूरत हो, है ना। जैसे नाइट्रोजन जिसको चाहिए हो वो मैंने पहले दिन उगा लिया, फिर उसके बाद फॉस्फोरस वाले को 2 महीने बाद उगा लिया, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो सॉइल है उसमें पूरा यूटिलाइजेशन होगा न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो इस टाइप से हम वो करते हैं, ठीक है। अब थ्रेड्स क्या क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन, कि भाई प्रोटेक्ट करना क्यों है। पहली बात, प्रोटेक्ट तो तब करोगे ना, तुम मान लो तुमको प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, प्रोटेक्शन अब जैसे शाहरुख खान को प्रोटेक्शन की जरूरत है या फिर अंबानी जी को प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो क्यों है, क्योंकि भाई वो प्रोन है कि कोई उनके ऊपर हमला कर सकता है। तो सिमिलरली प्रोटेक्शन की यहां पर क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारे प्लांट्स हैं वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि उनके ऊपर भी कोई हमला कर सकता है। कौन, वीड कर सकता है, इंसेक्ट जो है वो अटैक कर सकते हैं, डिजीजेस आ सकती हैं, ठीक है। चलो, वीड क्या होता है, वीड बेसिकली होता है, वीड है ना बहुत ही वो होता है, जबरदस्ती घुस जाता है लोगों की कॉलोनी में कि भैया हमारा अच्छा वाला क्रॉप उग रहा है, वीड 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 वीड, बीच में साला सर मान लो राइस, बीच में एक वीड नाम की चीज उग जाती है। अब ये इतनी खतरनाक होती है कि अपनी ग्रोथ इतनी फास्ट करती है कि धीरे धीरे करके पूरी जगह घेरने लग जाती है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स बेचारा इसको मिलना चाहिए था वो इसको मिलने लग गया, ये उसके ऊपर अधिकार जमाने लग गया। तो ये थोड़ा ऐसा काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ज़ैंथियम, पैर्थेनियम, ठीक है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल है। अगला है इंसेक्ट, तो भाई अलग अलग कीड़े मकोड़े अटैक कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं, जैसे कि जो रूट है उसको कट कर दिया, लीफ को सक करने लग गए, ठीक है। और तीसरा डिसीज, अलग अलग टाइप की भाई बीमारियां लग जाती हैं, तो बीमारी लग गई तो हमको इनसे प्रोटेक्ट करना है। तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो पहली बात तो हमको केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है, कि पहली बात तो ये जो कीड़े हैं जो हमारे क्रॉप को अटैक कर सकते हैं उनको पहले ही खत्म कर दो। तो इसलिए हम पेस्टिसाइड्स फालतू यूज नहीं करते, इसलिए यूज करते क्योंकि अगर यूज नहीं किया तो जो प्लांट्स हैं वो इन डिसीजेज या फिर इन कीड़े मकोड़ों के कारण बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे। वीड कंट्रोल को हम मैकेनिकल रिमूवल से कर सकते हैं। मान लो तुमको दिखी, तुम चल रहे हो खेत का मुआयना कर रहे हो और दिखी अरे वीड उग रही, इसको निकालो फटाफट, तो हाथ से मैंने निकाल ली वीड, है ना, मतलब लेजिट हाथ से निकाल ली वीड, तो क्या होगा कि मैं उसको पहले उखाड़ लूंगा तो खत्म हो जाएगा। अब मुझे तो काटेगी नहीं वीड, पर वो बाकी प्लांट्स को तो समस्या दे सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, इन सबसे वीड कंट्रोल बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर मैं मान लो कि टाइमली बीज बो रहा हूं, टाइमली काट रहा हूं या इंटरक्रॉपिंग कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा कि जितने भी वीड्स हैं, जितने भी बन सकते हैं, उनको मैं देख सक के निकाल सकता हूं फटाफट, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंट वैरायटी। अगर हम यूज करते हैं, अगेन वही एचवाईवी सीड अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, डिसीज प्रोटेक्शन होगा, है ना। तो कुछ ऐसे अगर मान लो हम इतनी वैरायटी बना देते कि जो वीड से जिनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वही चीज हम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अगला है स्टोरेज से रिलेटेड, कि भाई कई बार क्या होता है कि हमने सही ग्रेन काटा, सही उगा, कुछ दिक्कत नहीं, हमने काट भी लिया, अब अगर हमने उसका स्टोरेज ढंग से नहीं किया तो क्या हो सकता है भाई, डिग्रेडेशन हो सकता है, वेट कम हो सकता है, जर्मिनेबिलिटी मतलब कि भाई ये अगली बार जो हमको जर्म्स देंगे वो अच्छी क्वालिटी, मतलब अगली बार जो हमको जर्मिनेशन के लिए इनसे सीड्स लगेंगे अच्छी क्वालिटी नहीं आएंगे, कलर बेकार हो जाएगा, मतलब सड़ जाएंगे। तो कैसे होता है, कई बार चूहे आ जाते हैं, कई बार कोई भी गीले पानी में रखे रहते हो तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो जैसे बायोटिक फैक्टर हो गया कि भाई इंसेक्ट्स और ये फंगाई, रोडेंट्स और चूहे वगैरह लग जाते हैं। एबायोटिक मतलब कि मॉइस्चर है, टेम्परेचर नहीं मिलता, कई बार मान लो वहां पर पानी है तो पानी में पूरे गीले होकर खराब हो जाता है। तो क्या करना चाहिए हमको, पहले बात तो भाई क्लीनिंग बढ़िया करनी चाहिए, ठीक है, ड्राइंग होनी चाहिए, फ्यूमिगेशन मतलब केमिकल्स पहले यूज करने चाहिए, पहले बढ़िया क्लीन करके फिर वहां पर स्टोर करना चाहिए, ठीक है। अब आते भैया अगले टॉपिक के ऊपर जो कि एनिमल हस्बेंड्री। हम एनिमल्स के ऊपर चर्चा करेंगे, तो प्लांट्स वाला पूरा खत्म हो गया, एनिमल्स की चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो एनिमल मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन सी चीजें देखने वाले हैं, फीडिंग मतलब भाई एनिमल्स को खिलाना। अब देखो प्लांट्स को हमको खिलाना तो कुछ नहीं है, हमने बस वो डाल दिया सॉइल वगैरह और बढ़िया मैन्योर डाल दिया तो अपने आप उग जाएंगे, खुद का खाना खुद बना लेंगे। पर एनिमल्स को हमको खिलाना पड़ेगा, ठीक है, हमको खुद को खाना डालना पड़ेगा। तो कैसा खाना डालना चाहिए, ब्रीडिंग मतलब इनकी ब्रीडिंग कैसे होनी चाहिए, मतलब हम जो रिप्रोड्यूस करवाएंगे वो कैसे स्पीशीज में कराएंगे। और तीसरा डिसीज कंट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री जो है वो इन चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है। कैटल मतलब तुम्हारे गाय भैंस आ गए, ठीक है, पोल्ट्री मतलब तुम्हारी मुर्गियां आ गई, फिश मतलब मछलियां, गोट और शिप मतलब तो समझ में आ रहा है भेड़ बकरियां आ गई इसमें, ठीक है। चलो तो कैटल फार्मिंग के अंदर बेसिकली अब देखो कैटल फार्मिंग की सबसे पहले इसकी चर्चा करता हूं मैं। कैटल फार्मिंग मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, गाय भैंस की। तो गाय भैंस हम क्यों पालते हैं, उसका मेजर रीजन क्या है, एक तो दूध के लिए कि भाई गाय भैंस हम क्यों पालते हैं, ताकि हमको या तो दूध मिले, या दूसरा ड्रॉट रेवल मतलब कि भाई जो मेल्स होते हैं, देखो मैं तुमको बताता हूं, मिल्क जो है वो मेल से तो मिलेगा नहीं, है ना भाई, ये तो लॉजिकल बात है, इसमें तो सवाल होना ही नहीं चाहिए। कोई भी मेल वैरायटी दूध तो देगी नहीं ना, है ना, वो कौन देगी, फीमेल ही देगी दूध। तो ये तो समझ में आना चाहिए, तो चमकना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। तो मिल्क जो है तुमको फीमेल से मिलेगा, और जो मेल्स होते हैं ना वो मजदूरी का काम करते हैं, मतलब जितनी भी गधा मजदूरी होती है, जैसे कि ये देखो जितना भी हार्ड वर्क या फिर जितना ऐसा काम होता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा फिजिकल इंटेंसिव काम करना पड़ता है, जैसे कि आपने खेत जोतना हो गया या फिर ऊपर बैलगाड़ी चला, तो बैलगाड़ी होती है, कभी भी गाय गाड़ी नहीं होती है, भैंस गाड़ी नहीं होती है, बैलगाड़ी होती है। बैलगाड़ी क्यों, क्योंकि बैल एक मेल है,
तो मेल जो है वो ऐसा माना जाता है, और होता भी है कि भाई वो जो मेल है वो दूध निकालने के किसी काम नहीं आता, पर वो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क के काम आ सकता है, तो इसलिए बैलगाड़ी होती है। तो याद कैसे करोगे, बैलगाड़ी, बस इतना याद रखना कि बैलगाड़ी, बैल मेल होता है, तो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी मतलब ड्रॉट लेबर, ये इसके लिए काम आता है, और दूध तो ऑब्वियसली फीमेल के लिए काम आता है। ठीक है, चलो अब कैटल फार्मिंग में दो बेसिक जो इंडिया की वैरायटी है वो है, एक तो है काउज जिसको हम बॉस इंडिकस बोलते हैं, और बफेलो मतलब बॉस बुबेलिस। अब देखो तुम बोलोगे ये क्या है, कुछ नहीं है, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, है ना। अब वो जो साइंटिस्ट है वो बैठ के ऐसा तो बोलेंगे नहीं गाय गाय गाय, ढोर भैंस, ऐसा तो नाम लेंगे नहीं, तो उन्होंने कुछ साइंटिफिक नाम दे रखे हर स्पीशीज को। अब जैसे मेरे लिए तो भाई जर्मन शेफर्ड भी डॉग है, गोल्डन रिट्रीवर भी डॉग है, और मान लो कि हस्की भी डॉग है, पर जीन्स तो अलग अलग है, वैरायटी तो अलग अलग है ना। तो इसीलिए इनके भी अलग अलग साइंटिफिक नाम है अलग अलग स्पीशीज के, कि भाई बॉस इंडिकस मतलब जो काउज हो गए, और बॉस बुबेलिस मतलब बफेलो, ये इंडियन कैटल है, मतलब जो हमारे देसी ब्रीड है वो बिल्कुल देसी वाले, तुम देखोगे दिखने में देसी लग रहा है, एकदम खतरनाक। ठीक है, अब कैटल फार्मिंग तो मिल्क प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड मतलब कि गाय कितने टाइम तक दूध दे सकती है ना। भाई गाय की भी एक साइकिल होगी कि भाई कोई सी गाय 3 साल तक दूध दे रही है, 4 साल तक दूध दे रही है, अब जिंदगी भर पैदा होते से मरने तक दूध तो दे नहीं सकती। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जैसे वो पैदा होगी तो पैदा से तो दूध देगी नहीं, तो उसको मान लो 1-2 साल का होना पड़ेगा तब जाके वो दूध देना चालू करेगी, और फिर जब उसकी उम्र हो जाएगी तब भी ऐसा तो होगा कि मरते दम तक दूध देगी वो, है ना। तो उस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, कब तक दूध दे रहा है। ठीक है, चलो अब एक होती है हमारी एक्सोटिक ब्रीड, तो एक तो इंडियन ब्रीड हो गई, एक होती है एक्सोटिक ब्रीड। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनो, हम यहां पर भी इनकी इंटरकास्ट मैरिज कराने वाले हैं। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज क्यों कराने वाले हैं, देखो सिंपल सी बात है। पहला तो यह है कि जो हमारी देसी गाय है जो इंडिया की है, अब देसी लोग कैसे होते हैं तुमने देखा ना, बिल्कुल जो गांव के होते हैं जनरली वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि भाई किसी से फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ कोई आ जाओ, 2 चांटे मार के भगा देंगे, मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं फिजिकली, उनको ना ज्यादा डिसीजेस से फर्क नहीं पड़ता। हम मतलब शहर के जो लोग हो गए, जो ऐसे बहुत ज्यादा वीक लोग हो गए, उनको थोड़ी सी बीमारी होती है तो बीमार पड़ जाते हैं, पर बिल्कुल जो ऐसे बिल्कुल रोड लोग होते हैं कि आओ बीमारी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कोई डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, हम तो बहुत स्ट्रांग है। तो देसी गाय भी वैसी होती है देसी जो गाय भैंस होती है या जो बैल होते हैं वो बिल्कुल वैसी होती है, क्या होती है भाई, बहुत स्ट्रांग, है ना। पर हमारी जो देसी गाय है ना वो दूध लंबे टाइम तक नहीं दे पाती, तो ये हमारी देसी गाय की एक वो डिसएडवांटेज है। पर हमको दिखा कि फॉरेन की गाय है ना। अब फॉरेन की गाय तो बेसिकली बिल्कुल फॉरेनर टाइप की है, तो उसको थोड़ा उनको मेंटेन थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। पर उसका एडवांटेज है कि वो दूध लंबे टाइम तक देती है। तो हमने क्या किया, हमको समझ में आया कि भैया ये इंडिया के अंदर फॉरेन गाय इतनी चल नहीं पाएगी, क्योंकि इंडिया में भरी पड़ी है बीमारियां, और इसको थोड़ी सी लग गई तो निपट जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसके कुछ जीन्स उठाते हैं और हमारी इंडियन गाय के कुछ जीन्स उठाते हैं और एक ऐसी गाय बना देते हैं, मतलब बना नहीं देते मतलब रिप्रोडक्शन के कारण ही होगा वो, पर इसको बोलते हैं इंटरब्रीडिंग, है ना, मतलब इंटरकास्ट मैरिज हो गई इनकी। तो अब जो गाय बनेगी, अब से जो गाय बनेगी, जो पूरी जनरेशन आएगी वो कैसे आएगी, जिसमें जो फॉरेनर ब्रीड है जिसका लैक्टेशन पीरियड लंबा है, जो दूध लंबे टाइम तक देती है, उसके भी ट्रेड्स होंगे, उसकी भी क्वालिटीज होंगी, और जो इंडियन गाय है उसकी भी क्वालिटीज होंगी। ठीक है, चलो तो नाम याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बता देता हूं। नाम इंपॉर्टेंट है कि एक्सोटिक ब्रीड कौन कौन सी है, जर्सी, ब्राउन स्विस, अरे नाम से समझ में आ रहा है ना। और इंडियन ब्रीड्स का नाम देखो, सिंधी, साहिवाल, नाम से समझ में नहीं आ रहा कि इंडियन है, बिल्कुल देसी है, शानदार वाली। तो हम क्यों करते हैं लैक्टेशन पीरियड, हम इनको क्यों सिलेक्ट करते हैं लैक्टेशन पीरियड के लिए, और इनको क्यों सिलेक्ट करते हैं देसी वालों को एग्जिस्टिंग एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिसीजेस के लिए। ठीक है, चलो अब शेल्टर की बात करते हैं कि भाई इनको रखना कहां है ना। गाय तो पाल ली, अब ऐसा तो होगा नहीं कि घर में रख दी सारी गाय, तो उसके लिए शेल्टर बनाना पड़ता है, शेल्टर को भी क्लीन करना पड़ता है ना। अब देखो खुद से तो झाड़ू पोछा लगा नहीं सकते, तो वो पूरा मेंटेनेंस हमको ही करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा नोबल प्रैक्टिस होती है, मतलब हैट्स ऑफ, हाथ जोड़ के सभी लोगों को थैंक यू जो कि इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, स्पेशली जो गायों के लिए काम करे। क्योंकि इससे पहली बात तो ये कि भाई गाय जो है वो हमारी माता होती है ना, हमें बहुत सारी चीजें गाय से मिलती हैं, हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है गाय, है ना, मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स में भी गाय को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। तो जो भी लोग गाय को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, अब देखो कई बार जो कमर्शियल कंपनीज है ना, वो तो मतलब गायों की पूरी हालत खराब कर देती दूध निकाल के, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्यार से गायों को रखते हैं, मतलब लेजिट बहुत ही प्रेम से उनको रखते हैं, और बहुत ही प्रेम से वो पूरा उनको पालते हैं, है ना। तो ऐसे जो लोग हैं उनको बहुत सलाम है मेरा, उनको बहुत ही सैल्यूट है मेरा कि भाई बहुत ही अच्छा काम है ये, है ना। और आई रियली प्रमोट कि भाई एनिमल्स को जितने ज्यादा अच्छी तरीके से रखा जाए वो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। गाय की बात नहीं कर रहे, किसी भी एनिमल की बात कर रहे हैं। खैर, तो बहुत ज्यादा क्लीनिंग वगैरह चाहिए होती है ना, इनको रेगुलर ब्रशिंग करें। ब्रशिंग मतलब दांत में ब्रश नहीं करना, इनकी बॉडी पे ब्रशिंग करनी, ताकि जो टिक्स वगैरह कीड़े उनके बालों पे लग जाए, निकल जाए। ठीक है, शेल्टर उनका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हीट एंड कोल्ड रेन, ऐसा नहीं कि शेल्टर बना दे और बारिश में सारी गाय भीग गई, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्लोर क्लीन होना चाहिए, अच्छा फ्लोर स्लोपिंग होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए स्लोप में क्या होना चाहिए कि भाई कोई भी गंदगी पानी वानी अगर हमने पानी से धोया है तो वो अपने आप नीचे बह जाए, वाइपर नहीं चलाना पड़े। ठीक है, चलो तो रिक्वायरमेंट क्या क्या भाई, इनको खाने में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो इनको चाहिए रफेज और दूसरा चाहिए कॉन्सेंट्रेट। दो टाइप के खाने चाहिए, एक तो रफेज
जो लार्जली फाइबर मतलब जो चारा हम देते हैं ना वो, और दूसरा है कॉन्सेंट्रेट्स, मतलब कि कॉन्सेंट्रेट्स ऐसा जिनमें फाइबर कम हो पर प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो। तो ये जो कॉन्सेंट्रेट्स हैं इससे हमें मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है ना, और ये जो चारा है इससे उनकी जो डेली डाइट है, जो फाइबर है उनका जो डाइजेशन वो इंप्रूव होता है। ठीक है, चलो तो कैटल को सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह देने पड़ते हैं हमको। ठीक है, अब पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं, तो पोल्ट्री मतलब मुर्गियों वाली। अब पोल्ट्री फार्मिंग दो टाइप की होती है, याद रखना। एक होती है लेयर्स वाली जो कि सिर्फ अंडों के लिए यूज करते हैं, मतलब कि भाई कुछ टाइप की मुर्गियां तुमने देखी होंगी जो सिर्फ तुमको पोल्ट्री फार्म्स मिलेगी जहां से हमको अंडे डिराइव कर रहे हैं। और एक होती है ब्रॉयलर जिसको हम मीट के लिए यूज करते हैं। ब्रॉयलर तुमने देखा होगा कि ब्रॉयलर का जो मीट है वो जनरली सस्ता आता है, और जो देसी चिकन है वो महंगा आता है। अगर तुमने कभी भी थोड़ा बहुत चिकन के बारे में गए हो लेने, या तुम्हारी घर फैमिली में नॉन वेजिटेरियन हो, तो तुम्हें पता होगा कि जो देसी चिकन आता है वो कैसा होता है, वो देसी बिल्कुल जो हमारे इंडियन मुर्गा है ना उसका रहता है, और जो विदेशी या जो ब्रॉयलर मीट होता है वो विदेशी मुर्गे का होता है। ठीक है, तो वो हमको सस्ता मिलता है जो विदेशी वाला होता है। क्यों? क्योंकि भाई अब तुम देखोगे क्यों सस्ता होता है वो। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हमको रियरिंग करनी पड़ती है। रियरिंग मतलब कि हमको भाई सारी क्वालिटी वगैरह चेकिंग करनी होती है, फेदरिंग और इन सब की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, अब जो ब्रॉयलर होता है इनमें से उसको हम मार्केट में भेज देते हैं मीट पर्पस के लिए, है ना, मतलब कि भाई हम मार्केट में उसको बेच देते हैं। दूसरा अच्छा इसके अंदर क्या हो भाई, गुड प्रोडक्शन होना चाहिए पोल्ट्री का, है ना। तो ये सारी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी प्रैक्टिस है देखो, ब्रीडिंग कैसे करते हैं देखो, ये ज्यादा सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा लॉजिक वाला बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ब्रीडिंग के लिए हम तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ब्रीडिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये जहां भी पॉइंटर्स मैंने लिख रखे हैं ना वो सारे एग्जाम पॉइंट है, वैसे इंपॉर्टेंट है। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, कि भाई अच्छी क्वालिटी के और अच्छे ज्यादा चिक्स होनी चाहिए हमारे पास में। ड्वार्फ बॉयलर पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, और समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, हाई टॉलरेंस, मतलब वही टॉलरेंस वगैरह सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अच्छा अब इसमें एक चीज तुम देखोगे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ, अच्छा ये पूरे सारे पॉइंट्स हैं। समर एडेप्टेशन, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड विद एग लेइंग बर्ड, है ना। एग का साइज हमको छोटा नहीं चाहिए, एग तो अंडा तो बड़ा चाहिए पर जो बर्ड उसका दे रही है ना वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमने मुर्गियों को भी इस तरीके से बनाया या इस तरीके से ब्रीडिंग करवाई कि हमारी जो मीट वाली मुर्गी है, जो मीट दे रहा है, मतलब मुर्गा में लिया, ब्रॉयलर की बात करता हूं, तो जो ब्रॉयलर चिकन है वो ऐसा हो कि उसका साइज छोटा हो पर मीट उसमें से ज्यादा निकले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों फोटो में बताऊं तो तुम देख सकते हो कि भाई ये जो है बड़ा है, साइज इसका सब कुछ बड़ा है, पर क्या इसमें से ज्यादा मीट निकलेगा? नहीं। ये जो है इसका साइज भी छोटा है पर इसका मीट भी ज्यादा निकल सकता है, मतलब जो खाने योग्य पदार्थ निकल सकता है, पार्ट निकल सकता है, वो इसमें ज्यादा है। तो हम क्या चाहते हैं भाई, कम मतलब वही छोटा पैकेट बड़ा धमाका चाहिए हमको। तो छोटा मतलब कम साइज वाला मुर्गा हो, कम साइज वाला चिकन हो, पर उसमें से ज्यादा मीट निकल पाए। ये जो है इसको कैरी करना, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई हमारा हमेशा साइज जो है वो छोटा हो, मुर्गे का या मुर्गी का जो साइज हो हमेशा छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें से हमको अच्छा अंडा मिले या अच्छा मीट मिले वो अलग बात है। ठीक है, चलो तो ब्रॉयलर समझ गए। ब्रॉयलर को किस चीज की जरूरत है आप ध्यान से सुनो। अब ये एक डिफरेंस आ सकता है कि ब्रॉयलर और लेयर की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो कैसे डिफरेंट है। तो ब्रॉयलर को जनरली चाहिए विटामिन रिच सप्लीमेंट, है ना, ताकि ये अच्छे से ग्रो हो पाए और अच्छी फीड, मतलब देखो इसको अच्छा विटामिन मिलेगा, अच्छे मिनरल्स मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी का खाना मिलेगा तो ये मीट भी अच्छा बना पाएगा, है ना। विटामिन ए और के ज्यादा चाहिए ताकि इसकी जो प्रोटीन रिच, मतलब इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो मसल्स है वो ज्यादा बढ़े। ठीक है, और लेयर्स को हमको क्या चाहिए, लेयर्स को हमको ऐसा खाना देना है जिससे अंडा अच्छा बने, मतलब ये अंडे के लिए जो हमको काम चाहिए वो। ठीक है, लेयर्स नीड मोर फाइबर एंड लेस प्रोटीन्स। इनको क्या चाहिए, ज्यादा प्रोटीन और फैट चाहिए। इसको प्रोटीन और फैट, देखो ज्यादा प्रोटीन और फैट मतलब कि ज्यादा प्रोटीन और फैट मिलेगा तभी तो हम चिकन, अब जब चिकन तुमने देखा होगा कि जिम वाले चिकन भी कंज्यूम करते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है उनके, प्रोटीन चाहिए होता है, अच्छा फैट चाहिए होता है, तो वो चिकन से मिलता है, तो वो इस चिकन से मिलेगा जिसको हम अच्छा देखो हम जिसको जो खिला रहे हैं ना वो वही देगा। हमने चिकन को अच्छा प्रोटीन और अच्छा फैट खिलाया तो जब हम चिकन खाएंगे तो हमको अच्छा प्रोटीन और अच्छा फैट मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली लेयर्स को, चूंकि हमको इसका मीट तो बेचना नहीं, हमको इससे अंडे निकालने, तो अंडे निकालने के लिए हम इनको प्रोटीन और फैट ज्यादा नहीं देते, हम इनको फाइबर ज्यादा देते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें भी शेल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेल इल्यूमिनेटेड और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, शेल्टर बड़ा अच्छा होना चाहिए, इसके अंदर भी शेल्टर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इनका टेम्परेचर इतना मेंटेन्ड होना चाहिए, इससे कम ज्यादा टेम्परेचर होता तो भाई जो मुर्गियां होती है बहुत रेजिस्टेंट नहीं होती है, वो उनकी डेथ बहुत ज्यादा जल्दी पॉसिबल है। ठीक है, और अलग अलग एजेस की जो बर्ड्स हैं उनको अलग अलग रखना चाहिए। सिंपल लॉजिक है कि भाई मान लो किसी बर्ड की एज जो है, जिसकी अभी अभी एज हुई है कि अंडे देने की उम्र है, तो उसको हम अलग रखेंगे, और जिसकी थोड़ी उम्र ज्यादा होगी उसको अलग रखेंगे, ताकि भाई इनके अंडे मिक्स ना हो जाए। ठीक है, चलो प्रोटेक्शन कैसे करना रहेगा, बहुत सारी डिसीजेज है। एक बर्ड फ्लू तुमने सुना ही होगा, बर्ड फ्लू होता रहता है, बैक्टीरिया, टीबी हो सकता है, फंगाई, ये सब लग सकते हैं इनको वैक्सीनेशन, अब इनको तो सच में भी इंजेक्शन से हमको वैक्सीनेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड ये है चैप्टर का एंड, बस इतना ही है। तुम सोचोगे भैया ये तो सिंपल चैप्टर था, तो हाँ भाई सिंपल चैप्टर ही था। तो दैट बीइंग सेड हमने कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा चैप्टर। अब जाओ, द एंड हो गया, खाना खाओ, वेजिटेरियन हो तो वेज खाना खा लो, नॉन वेजिटेरियन, अरे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का प्लीज मेरे सामने मत करना कि भैया दूध नॉन वेजिटेरियन होता है कि अंडा, कुछ नहीं, प्लांट
और एनिमल, बस इतना याद रखो। तुमको इसमें जो बोलना है बोलो। इसी के साथ में तुम्हें मैं खाना मुबारक देता हूं, ठीक है। खाना खजाना बनाओ, जाओ मम्मी को बोलो अच्छा अच्छा खाना बनाए, जो भी है, चाहे वो एनिमल से आने वाला प्रोडक्ट हो या फिर प्लांट से आने वाला प्रोडक्ट हो। बट एनीवेज हम लोग मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।